So we need to understand this equation Q equals to mc delta T. और बेसिकली इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि ये जो इक्वेशन है ये आपको एंथैल्पी चेंजेस बताती है आपके रिएक्शंस का। जिस तरह we've seen कि there are a lot of reactions जिसमें हमारे पास एक रिएक्टेंट होता है या दो रिएक्टेंट्स होते हैं, एंड देन दे गिव अस प्रोडक्ट्स। इन इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास यूजुअली कोई एनर्जी रिलीज होती है या फिर अब्जॉर्ब होती है। तो वो एनर्जी आखिर मेजर करने का कोई तरीका तो होना चाहिए ना। अब हमें इस तरह बाहर एनर्जी निकलती हुई नज़र तो आ नहीं रही, और ये भी नहीं पता कि कितनी ज़्यादा आ रही है कितनी कम आ रही है। तो वी नीड टू समहाउ डेवलप अ वे टू मेजर दिस एनर्जी। और वो तरीका जो है ना, वो तरीका है आपका ये Q इज़ इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो यहाँ पर ये जो Q है ये हमारे पास क्या होता है? ये Q बेसिकली वही एनर्जी है जो बाहर आ रही है किसी रिएक्शन में से या रिएक्शन के अंदर अब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, दिस इज व्हाट Q इज। लेकिन हेयर इज द कैच, यू सी दीज डबल एरो, डबल लाइंस जो मैंने उसके नीचे लगाई हुई हैं जाउल्स के नीचे, वो इसलिए क्योंकि हम यूजुअली जो अपना एंथैल्पी चेंज होते हैं हम उसको मेजर करते हैं इन द क्वांटिटी ऑफ किलो जाउल्स, इन द यूनिट ऑफ किलो जाउल्स। लेकिन अभी जो हम क्यू मेजर कर रहे हैं ना, ये क्यू हम मेजर करेंगे जाउल्स में। ठीक है, मेजर नहीं, कैलकुलेट, सॉरी। इस इक्वेशन को यूज़ करके जब हम अपना एनर्जी चेंज निकालेंगे यानी क्यू निकालेंगे, तो वो क्यू जो है वो असल में आएगा जाउल्स में। हमें खुद उसको किलो जाउल्स के अंदर कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन जो है ये आपको डायरेक्टली किलो जाउल्स में आंसर नहीं देती, ये आपको जाउल्स में देती है, और किलो जाउल्स में उसको कन्वर्ट करना आपका अपना काम होता है। एंड हाउ डू वी डू दैट? वेल, you divide by 1000 when you're trying to convert into kilojoules, and you multiply by 1000 when you're trying to get joules। ठीक है, तो Q क्या है? Q essentially हमारे पास हमारा एनर्जी चेंज है इन joules। अब ये M क्या चीज़ है? ये M बेसिकली उस सब्सटेंस का मास है जो भी हम देखेंगे जिसका टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, जिसका टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा। और ये मास आपने बहुत केयरफुली किस क्वांटिटी के अंदर लेना है, ये मास आपने ग्राम्स में लेना है। ठीक है, सो यू कैंट टेक दिस मास इन किलोग्राम्स या कोई और यूनिट या मिलीग्राम्स, यू नीड टू टेक दिस मास इन ग्राम्स। ठीक है, ये इसकी एक रिक्वायरमेंट है। तो वट एक इस इक्वेशन की एक रिक्वायरमेंट है। तो वट वट दैट मीन्स इसके, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक मास है। ठीक है, ये हमारे पास एक मास है, फर्श कर लो किसी मेटल का, हमारे पास मास है किसी मेटल का। और आप क्या करते हो? आप बेसिकली इसको हीट अप करते हो, तो क्या होगा? इसके टेम्परेचर में चेंज आएगा। तो बेसिकली वो सब्सटेंस जिसके टेम्परेचर में चेंज आ रहा हो, हमने उसका मास लेना है। ठीक है, ये m जो है ये उस सब्सटेंस का मास है जिसके टेम्परेचर में चेंज आ रहा होगा। तो ये अभी हम आगे एग्जांपल्स के साथ देखेंगे कि ये कौन से सब्सटेंसेस हो सकते हैं। उसके बाद सी हमारे पास क्या है? वेल, सी हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? वेल, जिस तरह अभी मैंने एक मास बनाया और मैंने कहा कि आप इस मास को हीट प्रोवाइड कर रहे हो, हीट प्रोवाइड कर रहे हो, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होएगा। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेसिकली एक बहुत स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। फर्ज कर लो कि ये मास जो है ये मेरे पास 1 ग्राम्स का है, और आप इसका टेम्परेचर चेंज करते हो 1 डिग्री सेल्सियस से। तो आप 1 ग्राम्स इस सब्सटेंस को, ये जो भी सब्सटेंस है, ठीक है, लेट्स कॉल दिस सब्सटेंस एक्स। ठीक है, आप एक्स के 1 ग्राम मास को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका चेंज करा रहे हो। तो इस काम को करवाने में ना कुछ एनर्जी लगेगी, इस काम को करवाने में कुछ एनर्जी लगेगी, ज़ाहिर बात है। उसका टेम्परेचर चेंज कराने में आपको उसको गर्म करना पड़ेगा, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो जो एनर्जी होएगी ना, बेसिकली दैट इज़ व्हाट योर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज़। वो बेसिकली वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम मास का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज करवाती है। और ये हर सब्सटेंस के लिए यूनिक होती है। तो हो सकता है एक्स के लिए ये एनर्जी हो 30 जाउल्स, ठीक है, 30 किलो जाउल्स या जो भी। और हो सकता है वाई के लिए फिर आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़े,
उसके 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कराने के लिए, तो फिर उसकी एनर्जी हो सकता है हमारे पास 100 जूल्स हो। ठीक है, और फिर हो सकता है जी के 1 ग्राम्स का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से जब आप इंक्रीज कराओ तो आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़े, एंड हो सकता है दैट इज़ 500 जूल्स। तो ये हर सब्सटेंस के लिए एक स्पेसिफिक वैल्यू सेट होती है। ठीक है, और ये वैल्यू आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये वैल्यूज़ आपको बताई जाएंगी जिस भी सब्सटेंस की बात हो रही होगी, तो वहाँ पे आपको उसके लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताई जाएगी। लेकिन वाटर के लिए आपको नहीं बताई जाएगी, और ये आपको पता होने की ज़रूरत है। सो यू नीड टू लर्न दिस नंबर। और ये जो मैंने साइड पे लिखा हुआ है ये क्या है, ये बेसिकली इसका यूनिट है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, उसको हम जाउल्स पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम्स में मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वाटर के लिए जो सी है दैट इज 4.18, एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस नंबर। ठीक है, ये वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, यू नीड टू रिमेंबर दिस फैक्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो लास्टली फिर हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर आता है। अब चेंज इन टेम्परेचर क्या है? चेंज इन टेम्परेचर इज़ वेरी सिंपल। लेट्स से आपने एक वाटर के कप को हीट अप किया, ठीक है, यू प्रोवाइडेड दिस कप विद हीट, और आपने यहाँ पर अंदर एक थर्मोमीटर रखा हुआ था। ठीक है, एंड यू measured योर इनिशियल temperature and you measured IT for initial temperature and then made your final temperature। तो टेम्परेचर चेंज क्या होगा? वेल, आप फाइनल को इनिशियल में माइनस कर दो, तो ये जो चेंज है ना, डेल्टा टी, ये जो चेंज है आपके पास ये आ जाएगा। एंड ज़रूरी नहीं है टेम्परेचर राइज करें। लेट्स से आपने इस कप को फ्रीज़र में रखा हुआ है और आपने यहाँ पर एक थर्मोमीटर रख दिया, तो आपने कुछ देर बाद देखा, हो सकता है आपका इनिशियल टेम्परेचर ये हो, तो फिर आपका फाइनल टेम्परेचर ये हो। ठीक है, तो आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे और आपके पास ये डेल्टा टी आएगा। और आप नोटिस क्या करोगे कि इस केस में जो आपका डेल्टा टी आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि फाइनल टेम्परेचर जो है वो छोटा है इनिशियल टेम्परेचर से, तो आपकी आपकी जो वैल्यू आएगी दैट इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव। और नेगेटिव क्या डिनोट करता है? हमने पढ़ा था कि नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस जो हैं वो एनर्जी में किस चीज़ को डिनोट करते हैं। तो नेगेटिव बताता है कि एनर्जी रिलीज हुई है, और पॉजिटिव बताता है कि एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है, अब्जॉर्ब। तो यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर इसने एनर्जी अब्जॉर्ब की, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। और यहाँ पर क्या हुआ, दूसरी एग्जांपल में यहाँ पर इसने एनर्जी रिलीज की, तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस डिनोट। तो ये इस फॉर्मूला के बारे में, इस इक्वेशन के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होने की ज़रूरत है। और ये मैंने क्या लिखा हुआ है, तो डबल अंडरलाइंस के अंदर जो मैंने चीज़ लिखी हुई है, डेल्टा डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू डेल्टा के यानी केल्विन। इस बात का मतलब ये है कि अगर आपके फ़र्ज़ कर लो डिग्री सेल्सियस में 28 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज़ आया है, तो इन केल्विन आपके पास एग्जैक्ट यही सेम नंबर होएगा, बट इट्स गोना बी इन केल्विन। तो आपके पास 28 केल्विन का इंक्रीज़ आएगा। ठीक है, एंड लेट्स से अगर आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस का डिक्रीज़ आया है, तो आपके पास एग्जैक्टली 100 केल्विन का डिक्रीज आएगा। तो चेंजेस जो हैं, आई नो कि द वैल्यूज आर डिफरेंट बट द चेंजेस आर एक्चुअली सिमिलर। तो व्हाट आई मीन बाय द वैल्यूज आर डिफरेंट इज के देखो, अगर आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस है और 30 डिग्री सेल्सियस है, आप इनके बीच का चेंज फाइंड करो तो आपके पास 10 डिग्री सेल्सियस आएगा। नाउ व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज कि इसको कन्वर्ट करो इसकी केल्विन वैल्यू के अंदर, इसको भी कन्वर्ट करो इसकी केल्विन वैल्यू के अंदर, और उनको क्या करना, उनको माइनस कर देना। ठीक है, उनका चेंज फाइंड करना, एंड यू विल रियलाइज कि आपका जो चेंज है वो 10 केल्विन आएगा। ठीक है, तो द थिंग इज कि आपका जो चेंज है वो डिग्री सेल्सियस और केल्विन के अंदर सेम होता है। तो अगर आपको कोई टेम्परेचर जो है वो केल्विन में दिया हुआ है, तो कोई मसला नहीं है, आप केल्विन में उसका डेल्टा टी फाइंड करो, टेम्परेचर चेंज फाइंड करो, और एग्जैक्ट वही चीज़ डिग्री सेल्सियस
के लिए यूज़ होएगी, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द फैक्ट कि आपको क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है या केल्विन स्केल में दिया हुआ है। उनका चेंज जो आएगा ना, जो चेंज आएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी द सेम इन बोथ द स्केल्स, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि अगर मेरा डेल्टा टी केल्विन में है तो मैं उसको पहले डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करूँ, नहीं, क्योंकि डेल्टा टी दोनों के लिए सेम होएगा, ठीक है। चेंज जो है वो दोनों के लिए सेम होएगा। तो हैविंग दिस नॉलेज, लेट्स सी कि हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे ऑन सम क्वेश्चंस। एंड वी हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर जो कह रहा है कि हमारे पास 0.23 ग्राम्स है एथनॉल का, और एथनॉल इज़ अ कंपाउंड यू विल लर्न अबाउट इन योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहरहाल वो कह रहे हैं कि 0.23 ग्राम्स है एथनॉल का और उसको बर्न किया गया है एंड द हीट गिवन ऑफ, ठीक है, तो इसको बर्न किया गया और इससे कुछ हीट रिलीज हुई है, was used to raise the temperature of 100 grams of water, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बताया भाई कि कितने टेम्परेचर रेज हुआ है बाय 16.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ हमें कुछ इनिशियल नॉलेज दी गई है और अब हम समझते हैं पहले ज़रा कि ये नॉलेज क्या क्या रही है बिफोर प्रोसीडिंग ऑन। वी कैन से कि हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे कुछ और प्रोडक्ट्स होंगे कुछ, और हमारे पास हुआ क्या है कि ये जो एथेनॉल है ना, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, और उस रिएक्शन में से क्या हुआ है, उस रिएक्शन में से हीट गिवन ऑफ हुई है, ठीक है। उस रिएक्शन में से देयर वाज हीट दैट हैड बीन गिवन ऑफ, तो देयर इज हीट दैट इज बीइंग गिवन ऑफ, और उस हीट से क्या किया हमने, हमने उस हीट को यूज़ किया है पानी का टेम्परेचर रेज करने के लिए। तो यहाँ पर हम एक ग्लास ऑफ वाटर बना लेते हैं। अब ये जो हीट इस रिएक्शन से रिलीज हो रही थी ना, हमने उससे क्या किया है, हमने उससे इस वाटर का टेम्परेचर रेस किया है, ठीक है। टेम्परेचर रेस किया है, टेम्परेचर रेस किया है, और कितना रेस किया है, हमने 16.3, हमने 16.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेस किया है। यानी जो हमने चेंज लाए हैं टेम्परेचर के अंदर, दैट इज़ 16.3। इनिशियली हो सकता है जब इसको हीट मिलना शुरू हो रही हो तो इसका टेम्परेचर हो 0 डिग्री सेल्सियस, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, और जो फाइनल टेम्परेचर हो वो 16.3 डिग्री सेल्सियस हो। तो उन्होंने उसको सब्ट्रैक्ट कर लिया और कहा हो कि ठीक है, हमारा जो डेल्टा टी आ रहा है दैट इज़ 16.3 डिग्री सेल्सियस। तो ये मैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूँ कि ज़ीरो हो सकता है कि इनिशियल टेम्परेचर 0 हो और फाइनल 16.3 हो, ठीक है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, दैट्स नॉट रियली व्हाट वी आर कंसर्न्ड अबाउट। व्हाट वी आर कंसर्न्ड अबाउट इज के ये चेंज कितना आया, ठीक है, डेल्टा टी क्या था, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने टेम्परेचर रेज किया इस वाटर का बाय 16.3 डिग्री सेल्सियस, सो दैट इज pretty much that's a no-brainer. तो let's head on to the first part और देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। It says कि calculate the heat energy during the combustion of 0.23 grams of ethanol, ठीक है। Calculate the heat energy during the combustion of 0.23 grams of ethanol। तो अभी अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, we can go ahead and use that formula। Q is equal to mc डेल्टा टी। एंड हमने क्या करना है, हमारे पास बेसिकली एथेनॉल को बर्न किया गया है, उससे हीट एनर्जी रिलीज हुई है, ये हीट एनर्जी रिलीज हुई है यहाँ पर। हम इस एनर्जी को फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड अभी मैंने बताया है कि ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसको हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इन आर Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी इक्वेशन। तो लेट्स सी कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारा मास m क्या चीज़ होती है। तो मास m जो है दैट इज़ बेसिकली द मास ऑफ द सब्सटेंस एक्सपीरियंसिंग द टेम्परेचर चेंज। यहाँ पर किसके टेम्परेचर के अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो किसके टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, और बेसिकली वाटर के टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो वाटर का मास क्या है, क्या उन्होंने हमें बताया हुआ है वाटर का मास? उन्होंने हमें बताया हुआ है कि दैट इज़ 100 ग्राम्स। So we can go ahead and write Q is equal to, actually let me just write this in purple. So Q is equal to
100 grams times what is C? C क्या है? C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उस सब्सटेंस की। तो क्योंकि इस केस में हमारे पास वो सब्सटेंस वाटर है, हम वाटर के टेम्परेचर में राइज ला रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूज़ करेंगे एंड दैट इज़ 4.18। ठीक है, नाउ यू सी व्हाई यू नीड टू लर्न दिस स्पेसिफिक नंबर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ था ये, तो यू नीड टू नो दिस। एंड फिर हमारा डेल्टा टी क्या है? हमारा डेल्टा टी जो है वी नो कि दैट इज़ 16.3। ठीक है, एंड व्हाट वी कैन डू, वी कैन just multiply all of these numbers real quick and I will do that for you guys. 6813.4 joules। ठीक है, रिमेंबर ये यूनिट्स इसके क्या हैं? इसके यूनिट्स होंगे जाउल्स, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था। तो वी हैव सक्सेसफुली फाउंड कि कितनी हीट एनर्जी रिलीज हुई है इन द कंबशन ऑफ एथेनॉल। तो दिस इज द आंसर। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ बर्निंग 1 मोल ऑफ एथेनॉल, और फिर हमें कह रहा है इंक्लूड अ साइन इन योर आंसर एंड द यूनिट्स शुड बी किलो जाउल्स पर मोल। ओके ओके, तो अब इसका क्या मतलब है? बिफोर वी जंप ऑन टू द सेकंड पार्ट, हम पहले समझ लेते हैं कि अभी हमने किया क्या है। हमारे पास कुछ रिएक्टेंट्स थे जिससे हमने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया, और उस रिएक्शन के अंदर हमारे पास कुछ एनर्जी जो थी वो रिलीज हुई। ठीक है, उस एनर्जी की हमने वैल्यू फाइंड आउट की एंड दैट केम आउट टू बी 6813.4 joules। ठीक है, सो दिस वाज आवर एनर्जी। अब ये एनर्जी जो रिलीज हुई, ये कितने एथेनॉल से रिलीज हुई? ठीक है, कितने ग्राम्स ऑफ एथेनॉल से रिलीज हुई? तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये 0.23 ग्राम्स को हमने बर्न जब किया था, तब हमारे पास ये वाला एनर्जी चेंज आया था। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, हमारे पास रिएक्टेंट्स में हमें पता है हमारे पास एथेनॉल था, और हमने कितने एथेनॉल को बर्न किया? हमने 0.23 ग्राम्स ऑफ एथेनॉल को बर्न करके और ये वाला एनर्जी चेंज हासिल किया। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि ये मोल्स में कितनी वैल्यू होगी। ठीक है, जब हम इसको मोल्स में कैलकुलेट करेंगे तो ये कितने एथेनॉल के मोल्स बनेंगे। तो एथेनॉल का फॉर्मूला ऑब्वियसली आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाकर पढ़ोगे, बट फॉर नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दैट डाउन फॉर यू गाइस। तो एथेनॉल का फॉर्मूला इज दिस। ठीक है, दिस इज एथेनॉल का फॉर्मूला, एंड वी कैन सी वी हैव two hydrogens, sorry, we have two carbons. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6 hydrogens, and we have one oxygen. तो हम इसका क्या करते हैं, हम इसका MR निकाल लेते हैं 46। अब हमारे पास इसका MR आ गया है, मैस इसका पहले से था, हम इसके मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। So what we're gonna do is we're gonna write moles is equal to mass divided by MR, and that is going to be equal to, so that is 0.005 moles। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमने 0.005 मोल्स एथेनॉल के बर्न किए, हमने 0.05 मोल्स बर्न किए किसके? एथेनॉल के, और उससे हमें ये वाला एनर्जी चेंज मिला। तो अब हम 1 मोल के लिए कैसे बताएंगे? अब हम 1 मोल के लिए इस तरह बताएंगे कि we can do a really quick ratio method over here, so we can say कि 0.005 moles जो हैं वो हमें देते हैं 6813.4 joules। तो 1 mole हमें कितने देंगे? And we can write x over here, so we can go ahead and cross multiply these,
that is going to be 0.005 x is equal to 6813.4 joules. Then we can go ahead and divide our x over there. 1362680 joules. And what you guys may notice over here, कि आपने ये वैल्यू जो है ये आपने निकाली है जाउल्स पर मोल में। एंड यू मे आस्क के ऐसे क्यों? तो वेल देखो ये क्या थे, ये 0.05 जो थे ये क्या थे, ये 0.05 जो थे ये आपके मोल्स थे, ठीक है। सो इनफैक्ट आपकी जो वैल्यू थी दैट वाज 0.05 मोल्स टाइम्स एक्स। अब जब आप इसको उधर लेके गए हो तो आपने क्या किया है, आपने यहाँ पर जाउल्स लिखा हुआ है और नीचे आपके पास मोल्स हैं 0.005, और यह आपके पास जाउल्स पर मोल को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका जो है दैट इज जाउल्स मोल -1, ठीक है। तो ये आपके पास आपकी वैल्यू आ गई है जाउल्स पर मोल के अंदर। एंड यू नो नाउ कि हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन यू बर्न 1 मोल ऑफ एथेनॉल। लेकिन आपका काम यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि उसने कहा था कि किलो जाउल्स पर मोल में बताओ, हमने अभी जाउल्स पर मोल में बताई है। हाउ डू वी कन्वर्ट दिस इनटू किलो जाउल्स? वेल इट्स रियली सिंपल, मैंने अभी बताया था कि व्हेन यू हैव समथिंग इन किलो जाउल्स तो you will multiply it by 1000 to convert it into joules, and then divide it by 1000 to convert it back into kilojoules. So all we have to do is we need to divide this by 1000, and our x is going to be equal to, let me just do that for you guys real quick. So that is going to equal to 1362.68 kilojoules per mole, and you finally have your answer. So congratulations. लेट्स गो ओवर द समरी, हमने यहाँ पर किया क्या। उसने हमें क्या कहा था, उसने हमें कहा था कि एक रिएक्शन है जिसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है और उस एनर्जी को हमने यूज़ किया है वाटर के टेम्परेचर को रेस करने के लिए। सो ऑल वी डिड वाज वी यूज्ड Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T टू फाइंड आउट कि वो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही थी। अब उसने हमसे पूछा कि बताओ 1 मोल में कितनी एनर्जी रिलीज होएगी जब हम 1 मोल बर्न करेंगे एथेनॉल का। तो हमने कहा वेल ये एनर्जी रिलीज हो रही थी जब हम 0.005 मोल्स बर्न कर रहे थे एथेनॉल के। तो हम रेशो कर लेते हैं एंड वी कैन फाइंड आउट कि कितनी एनर्जी रिलीज होएगी जब हम 1 मोल को बर्न करेंगे। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर जो काम किया वो सारी जो थी हमारी कन्वर्जन्स थी, ठीक है। ये जो हमने सारा काम किया वो हमारी कन्वर्जन्स थी। तो यहाँ पर हमें कहा गया था कि हमने अपने आंसर के अंदर एक साइन इंक्लूड करना है। तो अब हम कौन सा साइन इंक्लूड करेंगे? वेल उसके लिए आप यहाँ पर आओ और आप समझो कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा था। इस रिएक्शन में जो एनर्जी थी क्या वो रिलीज हो रही थी या वो सराउंडिंग से अब्जॉर्ब हो रही थी। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये एनर्जी रिलीज हो रही थी तभी तो हमने उससे वाटर का टेम्परेचर राइज करवाया। अगर एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही होती फिर तो वाटर से एनर्जी ये रिएक्शन ले रहा होता और वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज करता। लेकिन हमने उसको क्या किया, हमने उसको रेस किया, डिक्रीज नहीं किया। तो इसका मतलब है जब एनर्जी रिलीज होती है तो वी रिप्रेजेंट दैट विद ए नेगेटिव साइन। So what we're gonna do is we're gonna put a negative right over here. कभी कभार ऐसे होएगा कि आपको एक सोल्यूशन दिया जाएगा, आपको एक सोल्यूशन दिया जाएगा और आपको क्या कहा जाएगा, आपको इस तरह एक सोल्यूशन दिया जाएगा और आपको क्या कहा जाएगा, आपको कहा जाएगा इसमें x रिएक्टेंट फर्स्ट कर लो आपके पास है उसके कुछ ग्राम्स हैं और y रिएक्टेंट कुछ है उसके आपको कुछ ग्राम्स दिए होंगे और फिर आपको ये जो सोल्यूशन है ना इसका मैथ बताया होगा कि फर्ज कर लो इस सोल्यूशन में आपके पास 100, इस सोल्यूशन का जो मैथ आ रहा है दैट इज 100 ग्राम्स। अब इस क्वेश्चन में फिर जब आप Q इक्वल्स MC डेल्टा T लगाओगे तो यहाँ पर आप रियलाइज करोगे कि एक थर्मोमीटर होएगा जो टेम्परेचर चेंज को मेजर कर रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ से कुछ टेम्परेचर चेंज जो है वो मेजर हो रहा होगा और
टेम्परेचर चेंज बेसिकली हो क्यों रहा होगा, क्योंकि ये एक्स और वाई जो हैं ये बेसिकली आपस में रिएक्शन कर रहे होंगे, ये दो चीज़ें। और फिर इनके रिएक्शन में या तो एनर्जी रिलीज हो रही होगी बाहर की तरफ, या एनर्जी रिएक्शन के अंदर अब्जॉर्ब हो रही होगी। तो डिपेंडिंग ऑन क्या होता है, इस थर्मोमीटर के ऊपर टेम्परेचर चेंज आएगा। अगर तो एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है सराउंडिंग से, तो थर्मोमीटर पे आपको टेम्परेचर गिरता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, अगर इनिशियली यहाँ था तो हो सकता है फाइनल टेम्परेचर इसका यहाँ कहीं आ जाए। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो इस थर्मोमीटर पे आपको टेम्परेचर हो सकता है शुरू में यहाँ पर नज़र आए और फिर आपको यहाँ पर नज़र आए। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन किस तरह का है। और what you guys need to be careful about over here is कि आप m जब फाइंड करने लगोगे तो आप कहोगे अब मैं x का मैथ यूज़ करूं या मैं y का मैथ यूज़ करूं। ठीक है, कि कौन सा सब्सटेंस है जो हीट अप हो रहा है, इस केस में किसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसी का मैथ यूज़ करना है ना। तो व्हाट आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इस कि आप ये वाला मैथ यूज़ करोगे सोल्यूशन का, ना कि x और y का। और उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि अगर हम इसी ग्लास को जूम इन कर लें, अगर हम इसी ग्लास की एक जूम्ड इन डायग्राम बना लें, तो हमारे पास ये जो पानी है आपके पास, हमारे पास ये जो पानी है इस ग्लास में, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। सोल्यूशन में आधे से ज़्यादा होता ही पानी है, सोल्यूशन में आधे से ज़्यादा होता ही पानी है, ये बात याद रखना। उसमें ये जो एक्स और वाई है ना, इनके बहुत थोड़े थोड़े पार्टिकल्स होंगे। तो इसका मतलब है जब एक्स और वाई रिएक्शन कर रहे हैं तो एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो किसका टेम्परेचर चेंज करा रही है, वेल वो ज़्यादातर इस पानी का ही टेम्परेचर चेंज करवा रही है, क्योंकि आधे से ज़्यादा इस सोल्यूशन में है। क्या, इस सोल्यूशन में आधे से ज़्यादा आपके पास वाटर है। तो फिर आप कौन सा मैथ यूज़ करेंगे, आप बेसिकली सोल्यूशन का मैथ यूज़ करेंगे। और फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी आप वाटर की ही यूज़ करेंगे, विच इज़ 4.18। सो दिस इज समथिंग दैट यू गाइस नीड टू कीप इन माइंड।